दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे ग्लोबल फ्रीज नॉवल के चैप्टर 2 1164 से 2165 तक। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज एक लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। आज के लाइक्स का टारगेट है 100 लाइक्स। मुझे पता है आप इसे पूरा कर लेंगे क्योंकि आप हैं सुपर अमेजिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। जांग ही ने अपने हाथ में पकड़ी लंबी तलवार को घुमाया और बोला, आओ। देंग शेंटोंग और शू पांगजी एक आगे और एक पीछे से बहुत तेजी से जांगी की तरफ अटैक करने लगे। उसे अपनी दूसरी पावर्स यूज करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि ऐसा करना बहुत ज्यादा चीटिंग जैसा होता। बस एक मूव, टाइम का सेकंड हैंड, और जांग यी के दिमाग में उनके आगे के हर मूव्स बिल्कुल क्लियर दिख रहे थे। जांग यी ने इंस्टेंट में तलवार पकड़कर तेजी से जंप किया। देंग शेंटोंग की तलवार जैसे ही नीचे गिरी, जांग यी ने उसे आसानी से ब्लॉक कर दिया। फिर उसने एक ट्विस्ट मारकर उसकी तलवार की ताकत न्यूट्रल कर दी और तुरंत साइड स्टेप करके शू पांगजी के 9 टूथ रेक का अटैक डॉज कर लिया। वो अकेले दोनों से लड़ रहा था, लेकिन उसे ज्यादा मुश्किल नहीं हो रही थी। हां, थोड़े समय में उसने जीत हासिल भी नहीं की। इससे शू पांगजी और देंग शेंटोंग दोनों बहुत एक्साइटेड हो गए। ये काम कर रहा है। उनकी कई महीनों की मेहनत बेकार नहीं गई। करीब 30 से ज्यादा मूव्स के बाद जांग यी ने आखिर में अपनी ताकत दिखाते हुए देंग शेंटोंग की तलवार को तोड़ दिया। उसकी लंबी तलवार अब शू पांगजी की गर्दन पर थी। शू पांगजी ने दुखी चेहरा बनाकर कहा और उसका 9 टूथ रेक ब्लू लाइट में बदल गया। बॉस, तुम बहुत स्ट्रांग हो, मैं हार मानता हूं। जांग यी ने तलवार वापस लेते हुए कहा, मैं जीत गया क्योंकि मेरे पास टाइम बेस्ड पावर है। ये मेरा फायदा था, वरना 1-on-1 फाइट में तुम दोनों में से किसी एक को भी हराना मेरे लिए मुश्किल होता। तुम दोनों ने अच्छा किया। अभी की कंडीशन देखकर लगता है कि टारगेट को हराना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। मैं अब निश्चिंत हूं। जांग यी मुस्कुराया। उसके अप्रूवल से दोनों की कॉन्फिडेंस डबल हो गई। लेकिन अभी भी ट्रेनिंग स्ट्रिक्ट रहेगी, बिल्कुल भी केयरलेस नहीं होना है। जांग यी ने सीरियसली दोनों को समझाया और उन्होंने तुरंत हामी भरी। चिंता मत करो, ये लाइफ एंड डेथ फाइट है और हमारी हुआक्शू कंट्री का फ्यूचर इसी पर डिपेंड करता है। हम कोई रिस्क नहीं लेंगे। जांग यी वहां से निकल गया और दूसरे फाइटर्स को चेक करने गया। उसे खुद उनकी ताकत टेस्ट करनी थी, लेकिन टेस्टिंग के समय उसने जानबूझकर सॉफ्ट फाइट की। जो ओपोनेंट को एक मूव में हरा सकता था, उसने उनके साथ अच्छे से कई मूव्स खेले। क्यों? क्योंकि इस समय सबको कॉन्फिडेंस चाहिए था। अगर वो अभी सबको बैडली हरा देता तो उसका ईगो सेटिस्फाई हो जाता, लेकिन पूरी आर्मी का मोराल गिर जाता। फिर आगे वॉर कैसे लड़ेगी? जब वो शेंगजिंग रीजन पहुंचा, वहां शंग दाओवेन और कोड नेम ग्रेट सेज इक्वल टू हेवन सनवेयर एक कॉम्बैट टीम बने हुए थे। जांग यी ने उनकी कंबाइंड टेक्निक की ट्रेनिंग चेक की और यह सबसे बेहतर कॉम्बिनेशन था क्योंकि खुद शंग दाओवेन सनवेयर के टीचर जैसे थे। आखिर पूरी 12 जोडियक टीम उन्हीं ने चुनी और ट्रेन की थी। उनकी कोऑर्डिनेशन बहुत परफेक्ट थी, जिससे जांग यी बहुत संतुष्ट हुआ। लेकिन शंग दाओवेन ने जांग यी को अलग ले जाकर कहा, केओस, बुरा मत मानना, लेकिन एक बात है जो मुझे परेशान कर रही है। हम 4 महीने से ट्रेनिंग कर रहे हैं। आखिर ये वुलवान एम्पायर के साथ वॉर होगा भी या नहीं? पिछले कुछ समय से सी एरिया भी बिल्कुल काल्म है। क्या तुमने कुछ किया है? सिर्फ शंग दाओवेन ही नहीं, सबके मन में यही सवाल था। वे रोज ट्रेनिंग कर रहे थे, लेकिन नहीं जानते थे कि ये कब खत्म होगी। हालांकि किसी को कोई शिकायत नहीं थी क्योंकि ये एक रेयर मौका था। हर रीजन के स्ट्रांग लोग यहां आए थे, एक दूसरे से सीखने और अपनी पावर बढ़ाने के लिए। जांग यी ने शंग दाओवेन को मुस्कुराकर देखा। जल्दी ही, मैं एक चीज का इंतजार कर रहा हूं। क्या चीज? शंग दाओवेन का चेहरा सवालों से भरा था। जो चीज तुम्हें चाहिए वो हमारे रीजन्स में शॉर्टेज में तो नहीं? जांग यी ने सिर हिलाया। नहीं, ये सीक्रेट है। मैं तुम्हें भी नहीं बता सकता। बस इतना भरोसा करो, जब मैं कहूंगा कि वॉर शुरू हो सकती है, तब सब तैयार होगा। शंग दाओवेन ने सोचा और फिर सिर हिलाया। ठीक है, हम तुम्हारे डिसीजंस पर भरोसा करते हैं। उसने सभी फाइटर्स की ट्रेनिंग और वॉर रिसोर्सेज चेक कर लिए। सब रेडी था। जायंट मैकेनिकल आर्मी पूरी तरह चार्ज थी। लव्स डेथ गॉड को मॉडिफाई करके और भी डेंजरस बना दिया गया था। स्काई सी फोर्ट्रेस की फायर पावर अपग्रेड हो चुकी थी और लू केरन का बनाया हुआ सुपर बैटलशिप भी तैयार था। सब हो गया, बस एक आखिरी काम रह गया है।
जंग यी की आंखों में शार्प लाइट चमकी। वो काम उसे खुद करना था। उसके पास कुछ जानकारी थी, लेकिन अपनी आंखों से देखना जरूरी था। उसने तय किया कि वॉर शुरू होने से पहले वो वुलवान एम्पायर जाएगा और किसी को ढूंढेगा। ज़ुयू, वो लड़की जिसने अकेले वुलवान एम्पायर में घुसकर पूरा एम्पायर हिला दिया था। उसके पास एम्पायर की बहुत सी सीक्रेट जानकारी थी और वहां के ज्योग्राफी और इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स का पूरा नॉलेज था। अगर वो उसे ढूंढ लेता तो ये वॉर और भी परफेक्ट स्ट्रेटजी के साथ लड़ी जा सकती थी। पूरे ह्वाक्शू कंट्री में वेपन्स, फाइटर्स, मशीन्स सब रेडी थे। वॉर कभी भी शुरू हो सकती थी। जंग यी ने हर ट्रेनिंग ग्राउंड पर्सनली चेक किया। उधर वुलवान एम्पायर को अभी तक ये पता नहीं था कि उनकी आइसोलेटेड आइलैंड गिर चुकी है। क्यों? क्योंकि उनकी जंग यी और ह्वाक्शू कंट्री के बारे में इंफॉर्मेशन पुरानी थी। उन्हें इमेजिन भी नहीं था कि जंग यी अब इतनी पावरफुल आर्मी बना चुका है। जैसे ह्यूमंस सोच भी नहीं सकते कि एक दिन मंकीज गन लेकर टैंक्स चलाकर उनकी कॉलोनीज पर अटैक करेंगे। उस दिन जंग यी पहुंच गया ब्लिजर्ड सिटी के सेंटर में, ली लिंगशुए के लैब में। अब ली लिंगशुए को बाहर जाने की परमिशन नहीं थी, क्योंकि उसने ज़ुयू को एस्केप करने में हेल्प की थी। लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ा। उसे सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स में इंटरेस्ट था। जंग यी को देखकर ली लिंगशुए को कोई शॉक नहीं हुआ, बल्कि उसकी आंखों में स्टार्स जैसी चमक आ गई। वो जंग यी को ऐसे देख रही थी जैसे कोई आर्टिस्ट किसी मास्टरपीस को देखता है। वो ह्यूमंस के जीन्स की रिसर्च में क्रेजी हो चुकी थी। जितना ज्यादा रिसर्च करती, उतनी ज्यादा अमेजिंग चीजें मिलती। तुम जंग यी हो? बहुत टाइम हो गया। सुना है तुम अब बहुत स्ट्रांग हो। अफसोस है कि मैंने तुम्हारे जीन्स नहीं लिए। अगर लिए होते तो मैं ज़ुयू को और भी पावरफुल बना देती। जंग यी ने अपनी नाक छुई। अगर उसने सच में ब्लिजर्ड सिटी को अपना ब्लड सैंपल दे दिया होता और फिर उससे ज़ुयू को बनाया होता, तो वो लड़की उसका और युएन कोंगिए का बच्चा नहीं बन जाती। सोचकर ही सिर दर्द होने लगा। इसलिए जो केयर बार बार उसे वार्निंग देती थी कि कभी भी अपने जीन्स को बाहर मत देना। दुनिया में ना जाने कितने क्रेजी साइंटिस्ट्स उसके जीन्स को पाने के लिए वेटिंग में थे। प्रोफेसर ली लिंगशुए, मुझे एक मदद चाहिए। मुझे बताओ मैं ज़ुयू को कैसे ढूंढ सकता हूं। ज़ुयू ब्लिजर्ड सिटी छोड़ने के बाद अपने सारे कम्युनिकेशन डिवाइसेस बंद कर चुकी थी। जब तक वो खुद कांटेक्ट न करे, कोई भी ये नहीं जान सकता कि वो कहां है। वो नहीं चाहती थी कि जू जंग उसे ढूंढ पाए, लेकिन जंग यी को पूरा भरोसा था कि ली लिंगशुए के पास कोई तरीका जरूर होगा, क्योंकि ज़ुयू को उससे बेहतर कोई नहीं जानता। ली लिंगशुए ने अपने एक हफ्ते से न धुले बालों को खुजाते हुए कहा, तुम ज़ुयू को क्यों ढूंढ रहे हो? वो बाहर अपनी ग्रोथ के लिए अच्छा टाइम नहीं बिता रही? जंग यी ने लंबी सांस ली। तुम्हें बाहर की वर्ल्ड की कोई खबर नहीं है क्या? तुम्हें पता नहीं कि ज़ुयू इस टाइम कितनी डेंजरस चीज कर रही है? फिर जंग यी ने उसे ह्वाक्शू कंट्री और वुलवान एम्पायर के बीच चल रहे कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में बताया, और ये भी कि ज़ुयू सीधे एम्पायर के मेन बेस में घुस गई है। मैं उसे ढूंढना चाहता हूं, वरना बिलीव करो या ना करो, कुछ टाइम में वो वहीं मारी जाएगी। जंग यी ने हर वर्ड पर जोर देकर ली लिंगशुए की तरफ देखा। ये कोई थ्रेट नहीं था, बस सच्चाई थी। ज़ुयू एक कंप्लीट क्रेजी लड़की थी। उसने बिना सोचे समझे वुलवान एम्पायर में एंट्री कर ली थी। वो जगह इतनी डेंजरस थी कि जंग यी भी वहां स्टेप रखने से पहले सोचे। शुरू में अपनी स्पेशल एबिलिटी के दम पर वो एम्पायर की आर्मी से बच सकती थी, लेकिन जब उसकी पावर का इफेक्ट कम हो जाएगा, तब उसे खत्म करने के लिए कई लोग होंगे। जंग यी की बात सुनकर ली लिंगशुए थोड़ी देर के लिए चुप रही, फिर अपने बालों को इतना जोर से खुजाया कि बड़ी बड़ी सफेद रूसी हवा में उड़ गई। जंग यी ने हाफ स्टेप पीछे हटकर सच में डिस्टेंस बना लिया। मेरे पास उसे कांटेक्ट करने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन मेरे पास एक तरीका है जिससे वो खुद तुम्हारे पास आएगी, अगर वो तुम्हें मिलना चाहे। ये कहकर उसने एक ड्रॉर खोला और उसमें से एक छोटा बॉटल निकाला। हालांकि ली लिंगशुए का लुक बहुत मैसी था, लेकिन ड्रॉर के अंदर सब परफेक्टली अरेंज था। उसकी सेंस ऑफ स्मेल किसी डॉग से 1000 गुना बेटर है, तो मैंने उसके लिए एक स्पेशल परफ्यूम बनाया था। ये सिर्फ वही स्मेल कर सकती है। तुम वुलवान एम्पायर पहुंचकर ये परफ्यूम चारों तरफ फैला दो, उसे पता चल जाएगा कि तुम आए हो। जंग यी ने डाउट के साथ परफ्यूम का बॉटल लिया। वुलवान एम्पायर इतना बड़ा है, तुम्हें लगता है वो स्मेल कर लेगी? अगर ऐसा है तो वो डॉग नहीं, सुपर डॉग है। ली लिंगशुए ने अपनी नाक रगड़ी और बोली, तुम खुद इसे स्मेल करके देखो। जंग यी ने बॉटल खोला और सूंघा। एक अमेजिंग फ्रेग्रेंस,
इतनी फ्रेश और स्वीट कि उसने पहले कभी नहीं सूंघी थी। सूंघते ही उसका माइंड रिफ्रेश हो गया। इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये तो नॉर्मल परफ्यूम है, उसने कहा। ली लिंगशुए ने हाथ जीन्स की पॉकेट्स में डाले और ईविल स्माइल दी। ये कॉन्सेंट्रेटेड वर्जन है। तुम्हारे लिए ये परफ्यूम है, उसके लिए इमेजिन करो किसी सीवर प्लांट में एक्सप्लोजन हुआ हो। जांग यी का फेस पूरी तरह कंफ्यूज्ड था, तो ली लिंगशुए ने एक्सप्लेन किया, इस परफ्यूम में एक केमिकल होता है, फीकल ओडर एलिमेंट। नाम से ही समझ जाओ कि ये क्या है। जांग यी ने बॉटल को शेक किया और सोचा कि चलो ट्राई करके देखते हैं। फिर उसने परफ्यूम पैक किया और ली लिंगशुए से गुड बाय कहा। रुको, एक मिनट। ली लिंगशुए पीछे से आई, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट कहना चाहती हो। क्या? जांग यी ने क्यूरियस होकर पूछा। तुम साइंस के लिए मेरी हेल्प कर सकते हो? बस थोड़ी सी तुम्हारी रिप्रोडक्टिव सेल्स चाहिए, उसने बड़े सीरियस फेस से कहा। जांग यी अति उसकी साइलेंस देखकर ली लिंगशुए ने अचानक कोट उतार दिया। अगर मैकेनिकल तरीका पसंद नहीं है तो नेचुरल मेथड भी चलेगा। तुम पागल हो? जांग यी प्रैक्टिकली भाग खड़ा हुआ। कभी किसी वुमन से इतना ऑकवर्ड फील नहीं हुआ जितना अभी। सच में साइंटिस्ट्स का दिमाग अलग ही लॉजिक पर चलता है। परफ्यूम लेकर जांग यी वापस शेल्टर पहुंचा। इस बार वुलुआन एम्पायर की ट्रिप के लिए वो बड़ी टीम नहीं ले गया। सिर्फ नए अडॉप्ट किए गए मोल बीस्ट्स, जायंट चिंचिलास और मू यान। हालांकि उसके पास लिंग का ह्यूमन बॉडी था, ये मिशन फिर भी बहुत रिस्की था। जांग यी के दिल में हल्की नर्वसनेस थी, लेकिन वो कंट्रोल में थी। तभी उसके पैरों के पास एक ब्लैक शैडो मूव करके उसके सामने एक ब्लैक ह्यूमनॉइड गर्ल में बदल गया। वो हाफ नील होकर बोली, मास्टर। मुयन का ये वर्ड दिल से आया था। अगर जांग यी से उसकी मुलाकात न हुई होती तो शायद वो आज तक अलाइव भी ना होती। और अब न सिर्फ वो सेफ है, बल्कि एप्सिलॉन लेवल तक अपग्रेड हो चुकी है। सच कहा जाए, लाइफ में सही चॉइस मेहनत से ज्यादा जरूरी होती है। 1.5 महीने की मेहनत के बाद मुयन ने जेनेटिक लॉक अनलॉक कर लिया और एप्सिलॉन बन गई, क्योंकि उसके पास पहले से बहुत पावर एक्यूमुलेट थी, बस एक ट्रिगर की कमी थी। जांग यी ने उसकी तरफ देखा। अब मुयान की एबिलिटी इंडेक्स 13,000 पॉइंट्स तक पहुंच चुकी थी। फिर भी उसका टैलेंट इतना खास नहीं था, शायद चू पंगजी से भी कम। ये उसकी फॉल्ट नहीं थी, ब्लिजर्ड सिटी में उसके फाउंडेशन को डैमेज हुआ था। लेकिन कोई बात नहीं, जांग यी को उससे अल्टीमेट बैटल पावर नहीं चाहिए थी, बस उसकी एबिलिटी टाइप काफी थी। अब वो ऑफिशियली एक न्यू आइडेंटिटी के साथ थी। मुयान, कोड नेम जिंगवे, एबिलिटी शैडो वॉरियर। पहले उसका मेन स्किल था स्टेल्थ और इंफॉर्मेशन गैदर करना, साथ ही शैडोज में लिविंग बीइंग्स को कैरी करना। वो एक प्योर कॉम्बैट फाइटर नहीं थी। अपग्रेड के बाद उसकी एबिलिटी इवॉल्व्ड होकर पूरी तरह सपोर्ट टाइप बन गई। उसकी शैडो स्पेस अब बहुत बड़ी हो गई थी और उसका नया पावर था ब्लैक नाइट वेल, इस मिशन के लिए की स्किल। ये ब्लैक शैडो एक डार्क वेल में बदल जाती थी, जो वेयर करने पर नाइट में सेंसेस और स्पीड बूस्ट करता है। सबसे इंपॉर्टेंट, इरेज एग्जिस्टेंस फीलिंग। शेल्टर में मुयान इतनी साइलेंट रहती थी कि लोग उसे भूल जाते थे। अब उसने ये आर्ट इतनी मास्टरी से सीख लिया था कि अगर कोई इस वेल में हो तो सामने खड़ा होकर भी अननोटिस्ड रह सकता है। ह्यूमन आइज और सेंसेस इस प्रेजेंस को रजिस्टर ही नहीं करती। ये एक एडवांस्ड स्टेल्थ सिस्टम था, ऑप्टिकल इनविजिबिलिटी से भी बेहतर, क्योंकि ये ओपोनेंट की परसेप्शन को चीट करता है। जांग यी ने खुद ये टेस्ट किया। मुयान उसके पास सोफा पर बैठ गई और उसे पता ही नहीं चला। हाँ, इस पावर की लिमिटेशंस भी थीं। अगर वो अटैक करे तो प्रेजेंस वापस आ जाती और स्टेल्थ टूट जाता। इसलिए ये परफेक्ट इन्फिल्ट्रेशन और एस्केप के लिए थी, असैसिनेशन के लिए नहीं।